नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। आतंकवाद से निपटने पर दिल्ली में आज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देश भर में आज केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनता को बताएंगे उपलब्धियां। अपनी यूरोप यात्रा के पहले चरण में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बेल्जियम पहुंचे। बेल्जियम के विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट के साथ की द्विपक्षीय वार्ता, प्रवासी भारतीयों के साथ किया संवाद। सात सौ मरीन और 4000 नेशनल गार्ड के साए में लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने ट्रंप पर दायर किया मुकदमा। और देश भर के उत्तर पश्चिमी भागों में अगले 4 से 5 दिन तक लू चलने का अनुमान। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी भागों में ऑरेंज अलर्ट। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। आतंकवाद के खतरों और आधुनिक आतंकवाद से निपटने जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आज दिल्ली में एक सेमिनार होने जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की ओर से इस उच्च स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार में गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे। एनएसजी गृह मंत्रालय के अधीन एक विशेष बल है जो आतंकवाद और अन्य सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। एनएसजी का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना है। एनएसजी को आतंकवादी हमले रोकने और आतंकवादियों को निष्क्रिय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए एनएसजी के जवानों को तरह तरह की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। इस पूरे कार्यकाल में सरकार ने किस तरह से अंत्योदय तक पहुंचने के लिए तमाम योजनाएं लागू की और कैसे सरकार ने हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाया है, इस तरह के हर उपलब्धियों को बताने और सरकार के कामकाज को पूरा लेखा जोखा बताने के लिए सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसी क्रम में आज एनडीए सरकार के केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इन प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य लोगों को बताना है कि कैसे सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ मोदी सरकार लगातार देश को तरक्की की राह पर आगे लेकर जा रही है। इसके साथ ही आर्थिक मोर्चे पर भी भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है और सामाजिक योजनाओं के दम पर आम लोगों की जिंदगी में बेहतरी आई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 14 जून तक फ्रांस, बेल्जियम और यूरोपीय संघ की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर एस जयशंकर बेल्जियम पहुंचे, जहां उन्होंने बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट से मुलाकात की। अपनी इस मुलाकात की तस्वीरें डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की और लिखा कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत की मुहिम का बेल्जियम ने स्वागत और समर्थन किया है। विदेश मंत्री ने ये भी जानकारी दी कि दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और भारत यूरोपीय संघ साझेदारी को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। साथ ही व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और मोबिलिटी के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने पर व्यापक चर्चा हुई। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने यूरोपीय संसद के सदस्यों से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उनके साथ यूरोपीय संघ, बेल्जियम और लक्जमबर्ग में भारत के राजदूत सौरभ कुमार भी मौजूद रहे। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने बेल्जियम और लक्जमबर्ग में रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत की। अपनी इस मुलाकात के दौरान उन्होंने भारत बेल्जियम संबंधों की निरंतर प्रगति और यूरोपीय संघ के साथ जुड़ाव पर चर्चा की। डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों को आतंकवाद के विरुद्ध भारत की मुहिम और इस दिशा में भारत के प्रयासों से भी उन्हें अवगत कराया।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल स्विट्जरलैंड के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन पीयूष गोयल ने चुनिंदा स्विस कंपनियों के सीईओ और संभावित निवेशकों के साथ सार्थक बातचीत की। उन्होंने खुशी जताई कि स्विस उद्योग भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने का इंतजार कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई स्विस फार्मास्यूटिकल और लाइफ साइंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की, जो भारत में निवेश करने पर विचार कर रहे हैं। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि भारत की विकास क्षमता, नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र और मेक इन इंडिया की सफलता के लिए उनकी सराहना सुनकर मुझे खुशी हुई। इसके अलावा उन्होंने सटीक इंजीनियरिंग, मशीन टूल्स और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों की MSME कंपनियों के CEO से भी मुलाकात की। इस दौरान भारत के मजबूत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रकाश डाला गया और सहयोग के अवसरों की खोज की गई। साथ ही वैश्विक बाजारों के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में काम करने की भारत की क्षमता को भी रेखांकित किया गया। इसके अलावा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्थापित ICAI ज्यूरिख चैप्टर के अध्यक्ष और समिति के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा क्षेत्र में भारत की फिनटेक विशेषज्ञता और सहयोग के अवसरों को बढ़ावा देने, विशेष रूप से नवाचार, स्टार्टअप, पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री पीयूष गोयल ने अपने दौरे के दूसरे दिन स्विट्जरलैंड की संसद का दौरा किया। इस दौरान स्विस फेडरल काउंसलर गॉय परमेलिन से मुलाकात की। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लंबे समय से चले आ रहे कलात्मक और सांस्कृतिक संबंधों पर इस दौरान चर्चा हुई। भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में चल रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच संयुक्त परिचालन क्षमताओं और अंतर संचालन को बढ़ाना है। इस दौरान विशेष बल प्रशिक्षण केंद्र में अर्ध शहरी और पहाड़ी इलाकों में गैर पारंपरिक अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। साथ ही द्विपक्षीय अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी दिखाता है। और अब बात नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर। देखते हैं उससे जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। केंद्र की NDA सरकार को सत्ता में आए 11 साल पूरे हो गए हैं और इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा कई जनहितैषी योजनाएं जनता के लिए लाई गई हैं। इसी में प्रधानमंत्री आवास योजना भी शामिल है, जिसका लाभ देश भर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के लोग भी उठा रहे हैं। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 11 साल का वक्त पूरा हो रहा है और इस बीच बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा देश कल्याण गरीब तबके निम्न वर्ग के लिए चलाई गई है। उन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत 2.0 वर्जन जो है वो चल रहा है और इसके तहत प्रधानमंत्री का सपना है कि इसमें 2,95,00,000 आवास जो है वो लोगों को बनाकर आवंटित किए जाए। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में भी 11 सालों में अब तक 1,06,000 के करीब मकान जो है इस योजना के तहत आवंटित किए गए हैं और 2.0 के तहत अब तक 2,17,000 के करीब आवेदन जो है वो 2024-25 में प्राप्त हुए हैं। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना ने लोगों को अपना खुद का आशियाना तैयार करने का सपना साकार करने का मौका दिया और आज देश भर में करोड़ों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं।
इस योजना की शुरुआत भारत के ग्रामीण और शहरी नागरिकों को उनके सपनों का आशियाना मुहैया करवाने के उद्देश्य से की गई थी और हिमाचल प्रदेश में भी इस योजना का लाभ लाखों लोग उठा रहे हैं। योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में अब तक पिछले 11 वर्षों में 1,06,000 आवास आवंटित किए गए हैं। इनमें से 96,268 ग्रामीण क्षेत्रों में और 10,000 के करीब शहरी क्षेत्रों में आवंटन हुए हैं। इसके साथ ही आवास योजना के दूसरे चरण में प्रदेश में अब तक कुल 2 लाख से भी ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। वहीं पूरे देश में साल 2029 तक प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा चरण चलेगा, जिसमें करीब 2 करोड़ 95 लाख से ज्यादा आवास प्रदान किया जाना केंद्र सरकार का लक्ष्य है। इस बारे में ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश की अतिरिक्त निदेशक सोनिया ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ बड़ी संख्या में लोग उठा रहे हैं और हिमाचल में भी बढ़ चढ़कर लोग इसके लिए आवेदन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के क्षेत्रों में अपना आवास बनाने के लिए मदद दी जाती है, जिसमें प्रदेश में अभी तक लगभग 1,06,000 लाभार्थी हैं जो इस योजना का लाभ उठा चुके हैं, जिनमें से 96,000 के करीब लोग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में अपने घर का सपना पूरा कर चुके हैं और लगभग 10,000 लोग जो हैं वो शहरी इलाकों में इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। इसमें जो मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 लाख के करीब है और शहरी क्षेत्रों में क्योंकि मकान बनाने की लागत ज्यादा है इसलिए शहरी क्षेत्रों में ये आर्थिक सहायता 2.5 लाख रुपए है। वहीं योजना के लाभार्थियों ने भी इस योजना के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया और कहा कि इस योजना के माध्यम से उन्हें अपना आशियाना तैयार करने में मदद मिली है। हमें प्रधानमंत्री जी आवास योजना का बहुत लाभ हुआ है। विनती करूंगी कि जिसका भी अपना घर बनाने का सपना है वो इसको आवास योजना लेकर उसको साकार करे और हमारे को प्रधानमंत्री जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने ये योजना चलाई और गरीबों को बहुत सहायता दी है इसको चला के। हमें जो मकान अपना बनाया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया है। हमारे पास पैसा ना होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने हमारी मदद की, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिसके मुताबिक आवेदक के पास पहले से किसी भी तरह का पक्का मकान नहीं होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों के आवेदक की आय सालाना 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदक की सालाना आय 1,80,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना देश के नागरिकों के लिए वरदान साबित हो रही है। हर किसी का सपना होता है एक घर का, एक मकान का, एक छत का, और उसी सपने को साकार करती प्रधानमंत्री आवास योजना नए आयाम लिख रही है। करोड़ों लोग आज अपने आशियाने में रह रहे हैं बतौर इस योजना के। हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी लाभार्थी है जिन्होंने इस योजना के तहत अपने पक्के मकान बनाए हैं और आज अपने आशियाने में रहकर अपना सपना जी रहे हैं। कैमरामैन ऋषिपाल के साथ डीडी न्यूज़ के लिए प्रियंका गौतम। और महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में हाल ही में एक भावनात्मक और उम्मीद से भरी तस्वीर सामने आई है। यहां 13 हार्डकोर नक्सलियों ने न सिर्फ आत्मसमर्पण किया बल्कि हिंसा का रास्ता छोड़ते हुए सामूहिक विवाह समारोह में सामाजिक जीवन की नई शुरुआत भी की है। तो देखिए डीडी न्यूज के संवाददाता सोमेश पटेल की महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से ये ग्राउंड रिपोर्ट। गढ़चिरौली में लाल सलाम पर ठोकी गई आखिरी कील। लक्ष्य मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में नक्सलियों ने हथियार के साथ किया समर्पण। 13 पूर्व नक्सलियों का सामूहिक विवाह समारोह भी किया गया आयोजित। मुख्यमंत्री भी हुए शामिल और नव दंपतियों को दी नव जीवन की शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली का यह वही इलाका है जहां कभी जंगलों में माओवादियों की धमक, बारूदी सुरंगें और पुलिस मुठभेड़ की खबरें आम थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब यहां बंदूक की आवाज की जगह शहनाइयों की गूंज सुनाई दे रही है। इस सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने न सिर्फ इन नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया बल्कि यह भरोसा भी दिलाया कि समाज उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करता है अगर वे शांति और संविधान की राह पर चलने का वादा करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद उन्हें हर संभव सहायता और रोजगार उपलब्ध कराना महाराष्ट्र सरकार की प्राथमिक नीति है। पुनर्वास के जरिए मुख्यधारा में लाने का प्रयास विकास और विश्वास की नीति पर आधारित है।
एक प्रकार से जो लोग जंगल के अंदर हथियार लेकर संघर्ष कर रहे थे, भारत के संस्थानों के प्रति संविधान के खिलाफ आचरण कर रहे थे, उन्होंने न केवल संविधान की मुख्य धारा में आने का फैसला किया और अब वो फैसला करने के बाद एक आम नागरिक की तरह वैवाहिक जीवन में वो लोग अभी प्रवेश कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को न सिर्फ सुरक्षा दी जा रही है, बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार, आवास और आर्थिक मदद जैसे मूलभूत सुविधाएं भी दी जा रही हैं। वहीं आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों ने बताया कि नक्सली संगठन में 13 साल रहने के बाद अब वह मुख्य धारा में आ चुके हैं। राज्य सरकार की योजनाओं का हमें लाभ मिल रहा है। पहले नक्सलियों के संगठन में रहने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, घर से काफी दूर रहना पड़ता था। पहले से अब हमारा जीवन बेहतर हो गया है। पहले के जीवन में तो जंगल में रहते समय में बहुत समस्या था। अभी क्योंकि हम आत्मसमर्पण पॉलिसी के तहत हम सरेंडर किए हैं, उसके हिसाब से हमको जब अभी तक सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने कोई हमको दिक्कत नहीं किया गया। हमको अभी तक अच्छा देख रही है पुलिस प्रशासन ने, सभी तरीके से हमको अच्छा देख रही है। यह सिर्फ पहली एक खबर नहीं है, बल्कि एक उदाहरण है उस बदलाव का जो तब मुमकिन होती है जब नीति, नियत और निष्कलंक प्रयास एक दिशा में चलते हैं। गढ़चिरौली अब लाल आतंक से नहीं, बल्कि नई सोच, नए रिश्तों और शांति की पहल से पहचाना जाना चाहता है। यह कहानी बताती है कि अगर हाथों से बंदूक छूटे तो उन्हीं हाथों से जीवन की सबसे खूबसूरत इबारत भी लिखी जा सकती है। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले से एक बड़ी और भावनात्मक तस्वीर देखने को मिली है। जिन हाथों में कभी बंदूक थी, उन्हीं हाथों में अब जीवन साथी का हाथ थामकर नए जीवन की शुरुआत की है। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति और सुरक्षा बलों की सतत कोशिशों का असर है कि 13 हार्डकोर नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। अपने सहयोगी प्रशांत और कमलेश के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूचियों को लेकर सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट किया है। उन्होंने X पर लिखा, मतदाता सूचियों को प्रतिभागिता के माध्यम से प्रतिवर्ष संशोधित किया जाता है। इस वार्षिक अभ्यास के दौरान मतदाता सूची को कांग्रेस सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ निःशुल्क साझा किया गया है। इसी तरह का अभ्यास साल 2009, 2014, 2019 और 2024 में किया गया था और ऐसी मतदाता सूचियों की प्रतियां कांग्रेस के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई थी। इधर गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय से पाकिस्तान की गोलाबारी में क्षतिग्रस्त हुए 2060 मकानों के लिए केंद्र सरकार के मुआवजे के अतिरिक्त 25 करोड़ रुपए का प्रावधान कराया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तानी गोलाबारी में क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए मुआवजा राशि दिए जाने की घोषणा की थी। गृह मंत्रालय ने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त प्रत्येक घर के लिए 2 लाख रुपए की घोषणा की। वहीं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए 1 लाख रुपए की अतिरिक्त मुआवजा राशि की घोषणा का त्वरित अनुपालन सुनिश्चित कराया गया है। इसके साथ ही पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी इसी प्रकार से मुआवजा दिया जाएगा।
और दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में लू की स्थिति रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में आज भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना है, जिससे अलग अलग जगहों पर लू की स्थिति पैदा होगी। मौसम विभाग ने इस क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी राजस्थान में भीषण लू की स्थिति बन रही है और रात के तापमान में भी वृद्धि को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी राजस्थान में लू और गर्म रात दोनों की स्थिति बनी हुई है, इसलिए ऑरेंज अलर्ट लागू है। इसी तरह पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में बढ़ते तापमान के कारण अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरी मध्य प्रदेश में भी लू की स्थिति के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दिन के समय तेज धूप और गर्म हवा का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों पर। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। 11 जून से मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा, जब आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और तापमान में मामूली गिरावट के साथ 43 डिग्री तक रहने की संभावना है। हालांकि उमस बढ़ने से गर्मी की तीव्रता कम नहीं होगी। और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 12 से 15 जून के दौरान कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश और 13 से 15 जून के दौरान कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी की संभावना जताई है। अगले 7 दिनों के दौरान केरल और माहे, कर्नाटक, लक्षद्वीप में अधिकांश कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और 13 जून तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, रायलसीमा, तेलंगाना में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ अलग स्थानों पर गरज के साथ बौछारें, बिजली और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिम भारत में अगले 5 दिन यानी कि 15 जून तक मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर हल्की और मध्यम बारिश के साथ साथ आंधी, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। पूर्व और मध्य भारत में अगले 7 दिनों के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। और आज ज्येष्ठ माह का आखिरी और 5वां बड़ा मंगल है। आज का ये दिन बजरंग बली के भक्तों के लिए विशेष है। देश भर के सभी हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है। अयोध्या स्थित हनुमान गढ़ी में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आज के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा जाता है। वेद पुराणों में कहा गया है कि बड़े मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है और उनकी कृपा से सभी कष्ट दूर होते हैं। खबरों में बढ़ते हैं आगे। अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस में माहौल तनावपूर्ण है। यहां प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर बवाल मचा दिया। हालात काबू से बाहर होने के बाद अब अमेरिकी सेना अस्थायी रूप से लॉस एंजलिस में लगभग 700 मरीन तैनात करेगी। राष्ट्रीय गार्ड के और सैनिकों के आने तक ये नियुक्ति की जा रही है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसॉम ने कहा कि उन्हें ये जानकारी दी गई है कि ट्रंप 2000 सैनिक और तैनात करेंगे। इससे पहले ट्रंप प्रशासन के खिलाफ लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड की तैनाती को गैर कानूनी बताते हुए कैलिफोर्निया ने संघीय सरकार पर मुकदमा दायर किया है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं क्यों इस शहर में बवाल मचा हुआ है। आप देखिए ये रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आगजनी, पत्थरबाजी, पुलिस के साथ झड़प के बीच तीखी होती राजनीतिक बयानबाजी। अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस में पिछले दिनों से ऐसे ही हालात हैं। बिगड़ती स्थिति से निपटने के लिए सेना को शहर की सड़कों पर उतार दिया गया है, फिर भी हालात में बहुत ज्यादा सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल पिछले हफ्ते 6 जून से कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में तनाव तब सुलगना शुरू हुआ जब इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ICE के अधिकारियों ने शहर में कई जगहों पर छापेमारी की और लोगों को गिरफ्तार किया।
इन कार्रवाइयों के विरोध में नाराजगी बढ़ी। देखते ही देखते लोग सड़कों पर उतर आए और आईसीई के अधिकारियों से शहर छोड़ने की मांग करने लगे। हालात बिगड़ते देख राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2000 नेशनल गार्ड तैनात करने का आदेश जारी कर दिया। आदेश के तुरंत बाद 60 दिनों के लिए नेशनल गार्ड की तैनाती कर दी गई। सुलगते शहर के बीच रिजर्व सैनिकों की तैनाती ने केंद्र और राज्य के अधिकारों की जंग भी छेड़ दी। कैलिफोर्निया प्रांत में डेमोक्रेट की सरकार है। गवर्नर ने ट्रंप के आदेश को राज्य की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है, जबकि कई आलोचक इसे जानबूझकर तनाव पैदा करने वाला कदम करार दे रहे हैं। वहीं कई प्रदर्शनकारी इसे व्यवस्था बनाए रखने वाला कदम नहीं बल्कि धमकाने की रणनीति बता रहे हैं। लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में भीड़ एकत्र होने को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी दिखाई दे रही है। कई इलाकों से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया गया है। ट्रंप ने मास्क लगाए प्रदर्शनकारियों की तुरंत गिरफ्तारी के आदेश भी जारी कर दिए हैं। उनका कहना है कि अब से विरोध प्रदर्शनों में मास्क पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि इसे लेकर संशय है कि ये अधिकार उनके पास है भी या नहीं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अवैध विदेशियों ने शहर पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि हिंसा या विद्रोही उनके संकल्पों को डिगा नहीं पाएंगे। लॉस एंजलिस में बड़ी संख्या में अप्रवासी रहते हैं। शहर की 34% आबादी इमिग्रेंट्स की बताई जाती है। ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी के तहत आईसीई का हर दिन बिना दस्तावेज वाले 3000 अप्रवासियों को रिकॉर्ड संख्या में गिरफ्तार और डिपोर्ट करने का लक्ष्य है। छापेमारी की एक वजह कुछ व्यापारियों द्वारा फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करना भी है।